वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एंड आप सभी को बेहद बेहद हैप्पी न्यू ईयर। और ये वाला जो पूरा साल आने वाला है इसमें नए करंट अफेयर्स, नई शुरुआत के साथ नई पढ़ाई तरीके से करते हुए चलिए। और आप सभी लोग जो अभी करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, 2024 से अपनी पढ़ाई को शुरू कर रही हैं, 1 जनवरी के करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रही हैं, उन सबसे मेरी एक सीधी सी बात है कि अपने करंट अफेयर्स की सेपरेट नोटबुक बना के सारा कुछ करंट अफेयर्स उसमें लिखना शुरू कर दो। एक एक करंट अफेयर को सेपरेटली लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। और ये है हमारा ग्रुप जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये वाला ग्रुप पेड है। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिए। नंबर्स पे कॉल करके आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। और साथ ही साथ पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं भी करना चाहते तो टेलीग्राम तो एटलीस्ट कर सकते हो, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो ओनली करंट अफेयर्स, जहाँ पे हमारी डेली वीडियोस की बिल्कुल अपडेट दी जाती है। और डेली करंट अफेयर्स मतलब आप करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी इस चैनल से कंप्लीटली कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस भी। इवन मैं साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स भी अपलोड करती हूँ, वो भी आप फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। आप ही के साथ मेरे वीकली के करंट अफेयर्स भी रहेंगे, डेली तो आते ही आते हैं, वीकली भी रहते हैं। प्लस हमने एक नया इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग प्लेसेस इन न्यूज, मतलब ऐसी जगह जो कि मैपिंग के लिए जरूरी है, जो न्यूज में है, उनको भी हम साथ साथ कवर अप करेंगे, ठीक है। तो प्लेसेस इन न्यूज डेली वीकली सारे करंट अफेयर्स को पढ़ते हुए चलेंगे साथ में। आज की सबसे जैसा पहला हमारा आर्टिकल है जो कि जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है। फिर चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड्स, अमोनिया का क्राइसिस, जापान का स्लिम मिशन है ये, क्लाइमेट के एक्सट्रीम्स, उसके माइलस्टोन्स, तो सबको डिटेल में पढ़ते हुए पढ़ते हैं। सबसे पहला आएगा काउंटर इंसर्जेंसी चैलेंजेस इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे लगता है पाकिस्तान के साथ, वो रीजन में टेररिज्म तो है ही, लेकिन अब साथ साथ जो है आतंकवाद के विरोध, जिसे एंटी टेररिज्म कहते हैं, वो अभियान भी चल रही है। तो यहाँ पर जो है एक रीजन है वहां पर पीर पांचाल के नाम से, पीर पंजाल की घाटी जिसमें पूंछ और राजौरी जैसे जिले आते हैं, वहां के जंगली क्षेत्रों में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ अभी देखने को मिली है। इसकी वजह से वहां पे हमारे 28 जवान वीरगति को भी प्राप्त हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 सिविलियंस इनकी भी यहाँ पर पता चला है कि ऐसे भी उनको इंजरी हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से। तो ये सब जो एक्शंस होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शन कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं। तो होता क्या है, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो उसकी वजह से बोला जाता है कि भाई उस रीजन में, क्योंकि आपको पता है कि उस रीजन में इलेक्शंस नहीं हुए, वहां पे अभी तक भी कोई सीएम एग्जिस्ट नहीं करता, पूरा का पूरा यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है। तो आतंकवाद की विरोधी कार्रवाई के विरुद्ध वहां पे जो झटका लगा है, कश्मीरी घाटी की तुलना में ये शांतिपूर्ण थोड़ा सा होता जा रहा है। तो पीर पंजाल के रीजन में पिछले बहुत टाइम से शांत रहने के बाद पिछले 2 वर्षों में उग्रवाद का सामना काफी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उससे थोड़ी सी इमेज जो है वो खराब हो जाती है। मिलिटेंट स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे यही कहती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस, वहाँ पे बीएसएफ हमारी सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि तैनात है और पूरा वहां पे काम को देखती है, ठीक है भाई। अब इसमें ये सब जो हुआ है सिविलियंस की डेथ हो जाना, तो इसमें यहाँ पे किसका फॉल्ट है? तो सिविलियंस की डेथ होने पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर केस रजिस्टर करा है अननोन पर्संस का। आर्मी ने 3 सीनियर ऑफिसर्स को उसमें रिमूव करा है, जिसमें बोला है कि एक इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है, फेक एनकाउंटर्स वाली चीजें हो रही है। तो ऐसी सारी चीजें जो है ना, ये जो राइट्स का वायलेंस होना, क्राइम कमिटेड होना काउंटर टेररिज्म के नाम पर, इसका मतलब भाई वहां पर अभी काउंटर टेररिज्म जैसी चीजें इफेक्टिव नहीं है, और खूब सारी ऐसी चीजें हैं जो इफेक्टिवनेस में प्रूव नहीं हो पा रही है,
सो ये जो जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी और ये सारे जितने भी ऑपरेशंस हैं, ये सब कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि एक तरीके से वहां पे मैनेजमेंट जो है ना वो अभी डिसमैनेजमेंट में आता है। वहां का मैनेजमेंट उस परफेक्शन में अभी है ही नहीं जो वहां पे होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी लोग? तो ये है पूरा इसका आर्टिकल जो कि आपको समझना है। आगे भी वही है कि लोकल पॉपुलेशन का एक्चुअली में क्या ग्रीवेंसेस हैं। ग्रीवेंसेस का यहाँ पर मतलब होता है जो जो उनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं उसको सॉल्यूशन में लेके आना जरूरी है, जो लोकल लोकल पीपल फेस कर रहे हैं। और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर ध्यान देना, पीसफुल रेजोल्यूशन करना, क्रॉस बॉर्डर नेचर जो है टेररिज्म का पाकिस्तान के साथ डायलॉग करके। मुझे पता है ये पॉइंट मुश्किल है करना, लेकिन वैसे इंडियन गवर्नमेंट ने कई बार इसके ऊपर कोशिश भी की है। वही प्रॉब्लम है कि कई बार दूसरी गवर्नमेंट साथ नहीं देती है या उनके वहां पे कोई इशू रहती है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स काफी सारी देखने को रहती है। मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज हर रीजन में देखने को मिल जाते हैं। ओके, सो ये है हमारा फर्स्ट आर्टिकल। सेकंड आर्टिकल, चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। ये वाला आर्टिकल आपका पूरा मेंस के रिस्पेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप सभी लोग मेंस के लिए इस पूरे को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी आईसीएमआर में डिस्कशंस हुए हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिन्होंने एक कमेटी बनाई है और इस कमेटी ने बहुत स्टडी करी है कि चाइल्ड डेवलपमेंट किस प्रकार से इंडिया में होना चाहिए, जिसमें नेशनल डेवलपमेंट चाइल्ड के ऊपर चार्ट बनाया गया, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट का एक नया स्टेप लिया जाएगा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन अभी ये किया गया है। 2047 तक आते आते ये कोशिश की जाएगी कि इंडिया का जो गोल है डेवलपमेंट को अचीव करने का, 2047 तक आते आते हम उस पूरे को अचीव कर पाए। राइट, तो हाई एस्पिरेशंस के साथ बढ़ते हुए करना है, डब्ल्यूएचओ और एमजीआरएस के स्टैंडर्ड्स को मैच करते हुए। एमजीआरएस क्या चीज है? वो है मल्टी सेंटर ग्रोथ रेफरेंस स्टडी। मल्टी सेंटर ग्रोथ रेफरेंस स्टडी, इंग्लिश हिंदी दोनों में यही बोलेंगे, जो कि डब्ल्यूएचओ ने ही बताया है, क्योंकि ये वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। अगर आपको कभी भी कुपोषण को चेक करना है तो डब्ल्यूएचओ ने जो एमजीआरएस स्टैंडर्ड्स दिए हैं उसी के थ्रू पूरा सब कुछ चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा चेकिंग यहाँ पे 2003 में बनाया गया था, कंट्रीज में चेक किया जाता है। एमजीआरएस एक ऐसी अप्रोच बनाता है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि किसी भी एरिया में कितना डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स है। रेफरेंस ग्रुप के तहत पूरा एक चेक किया जाता है, वहाँ का हेल्दी एनवायरनमेंट हो जाता है। ठीक है, तो सैंपल के थ्रू उस पूरे को सिलेक्ट किया जाता है। अब इंडिया में क्या किया गया, साउथ दिल्ली में जो है कुछ प्रिविलेज फैमिली से यहाँ पर सैंपल लिया गया। ठीक है, और यहाँ पे ये देखा गया कि वो जो बच्चे हैं उनके पास अच्छा खासा वातावरण था, उन बच्चों को स्तनपान कराया गया था, और उन बच्चों की जो माताएं हैं वो धूम्रपान नहीं करती थी, तो बच्चों के ऊपर भी उस चीज का इम्पैक्ट पड़ा। तो ये एक पूरा स्टैंडर्ड है। ठीक है, बच्चों का बर्थ से लेके 5 इयर्स तक की एज तक चेक किया जाएगा। ठीक है, इस पूरी स्टडी में जो डब्ल्यूएचओ ने अपने स्टैंडर्ड्स निकाले उसी के तहत उसको बेंचमार्क मान के पूरी कंट्री के ट्रेंड्स को फॉलो किया गया है। तो यही यहाँ पर ये कहता है कि जब भी आप इस तरीके की चीजों को चेक करो तो उसके लिए बैलेंस बनाना जरूरी है, और अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, एमजीआरएस जो ये पूरा इनका तरीका है, इसमें अभी तक तो कुछ ज्यादा क्रिटिसिज्म इसने फेस नहीं किया है, लेकिन फेस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था छोटा सा आर्टिकल, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं थी। ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों में बन सकता है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ के एमजीआरएस स्टैंडर्ड्स तो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। चलो अगले आर्टिकल को भी देख लेते हैं। अमोनिया क्राइसिस इन एन्नोर। एन्नोर कहाँ पे है? भारत में। भारत में कहाँ? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ? चेन्नई। तो चेन्नई के रीजन में अमोनिया की गैस लीक्ड हो गई 26 दिसंबर 2023 को, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। एक फर्टिलाइजर प्लांट था वहां पे। अब अमोनिया गैस रिलीज होने की वजह से लोगों के आईज, फेशियल बर्न्स हो जाना, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होना, ये कॉमन सी बात हो गई। तो अब जैसे आपको याद होगा कि भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी दिसंबर में, बहुत साल पहले 1984 में, जिसमें कौन सी गैस रिलीज हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट।
सेम उसी प्रकार से एक और इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है। हाँ, बहुत बिग नहीं हुआ लेकिन प्रॉब्लमैटिक रहा है, जिसमें जो है अमोनिया गैस, अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला NH3 होता है, वो गैस रिलीज हुई है। इस इंसिडेंट की वजह से कितने सारे लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, 52 पीपल को एडमिट करना पड़ा, पुलिस और फायर सर्विसेज को पहुंचना पड़ा रेस्क्यू पर। ठीक है, जो पूरा एरिया है इनौर के आसपास का भी, वहां पर भी उनको जो है गैस लीकिंग की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इन सब की वजह से तमिलनाडु की सरकार ने अभी क्या डिसाइड किया है कि उस फर्टिलाइजर प्लांट को अभी तो टेम्पररी लेवल पे क्लोज कर दिया जाएगा जहां पे ये चीज रिलीज हुई है। स्टेट मिनिस्टर ने भी इस चीज के लिए बोला है। अब इसकी लीगल प्रोसीडिंग्स होगी। कौन करेगा? NGT, क्योंकि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, एनवायरनमेंट में कोई भी प्रॉब्लम कॉज हो रही है, तो वहां पे पहला स्टेप NGT अब लेगी। NGT जो है वो 2010 में गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश करी थी, जिसमें एनोर का फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का पूरा चेक किया जाएगा। ठीक है, और इस इंसिडेंट की रिपोर्ट बनाने के लिए तमिलनाडु का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तक भी पहुंच गया है, और कल से 2 जनवरी से इस पूरे के ऊपर केसेस सुनाई देगा। सुमोतो किया जाएगा। सुमोतो का मतलब होता है इसके पीछे की पूरी इन्वेस्टिगेशन, किसकी किसकी गलती है, क्या नुकसान हुआ है, किसको खामियाजा भुगतना है, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये एक इंसिडेंट है अमोनिया का, लेकिन इससे पहले भी अमोनिया गैस के लीक के इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जैसे कि झज्जर हरियाणा में। हाँ, उस इंसिडेंट में किसी को फैटलिटी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था। ऐसे ही विशाखापट्टनम में 178 फीमेल एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम हुई थी। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश की अब वो कैपिटल हो गई है। कई बार विशाखापट्टनम को वाइजैग भी लिखा जाता है। विशाखापट्टनम का दूसरा नाम है सिटी ऑफ डेस्टिनी, राइट। बालाघाट में भी हुआ था। बालाघाट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ में भी हुआ था। अलीगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे उनको यहाँ पर एडमिट होना पड़ा था। तो ये सारे इंसिडेंट पहले हो चुके हैं। अगर इतने सारे इंसिडेंट हो चुके हैं तो इसका अब आगे क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो इवैक्यूएशन, मतलब कि उनको बाहर निकालना, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स देना, स्टोरेज और हैंडलिंग सही होना चाहिए। अगर इन केस कभी भी ऐसी इमरजेंसी आ सकती है तो उस इमरजेंसी में क्या प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए? प्रिपेयर्डनेस का मतलब होता है कभी भी ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए आप क्या तैयारी पहले से किए बैठे हो, उसके भी सॉल्यूशंस आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। इंस्पेक्शन हो ताकि ये चेक किया जाए कहाँ पे क्या चीजें हुई हैं, उसकी पूरी लीकेज वगैरह सारी चीजें देखी जाए। तो यहाँ पर ये जो लीकेज की चीजें होती हैं, जो ये सब इंसिडेंट हुए हैं, तो वो हम लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है ना। प्रिकॉशंस भी लेने की जरूरत है, चेक करना, ग्राउंड पे चेक करना उसको। और कभी भी अगर ऐसा लीकेज हो गया है तो पीपल को सबसे पहले तो वेट टॉवल से अपने नोज को कवर करना चाहिए, क्योंकि ये इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं और हुए ही हैं पहले के टाइम पे भी। जैसे मैंने आपको कुछ इंसिडेंट्स के एग्जाम्पल दिए, तो उसी तरीके से इंसिडेंट्स काफी सारे ऐसे होते आ रहे हैं, और आगे अगर होते हैं तो उनसे बचने के भी नए नए तरीके हमारे पास होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला, जापान का स्लिम मिशन। स्लिम की फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट लैंडर मिशन। कहाँ पे जाएगा ये? मून तक। मून को पूरा एक्सप्लोर करेगा। मून के ऑर्बिट में 25 दिसंबर को एंटर कर गया है जापान का मिशन। इसरो भी अपने बहुत सारे मिशन कर रही है। आपको पता है चंद्रयान 3 23 अगस्त को हमारा सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, तो जापान 5वां कंट्री बन गया है ऐसे करने वाला। तो स्लिम मिशन जो कि जापान की, जैसे अपने इंडिया की इसरो है ना, 15 अगस्त 1969 को बनी थी जब, है ना, ऐसे ही स्लिम जो है वो जैक्सा ने किया है। जैक्सा इज जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, लाइट वेट इंजीनियरिंग के ऊपर एक स्पेस क्राफ्ट की तरीके से स्लिम मिशन को तैयार किया गया है। 590 किलोग्राम का उसका वेट था। स्लिम जो है बहुत लाइट वेट बनाया गया है, जबकि इंडिया इंडिया का जो चंद्रयान था, चंद्रयान 3 23 अगस्त वाला, इंडियन स्पेस दिन, नेशनल स्पेस डे भी जिस दिन हम मना रहे हैं, वो हमारा 3900 kg था। तो आप देख सकते हो कितना यहाँ पर एक तरीके से कम है जापान का स्पेस क्राफ्ट का वेट। अब ऐसे ही मैं बात करूं स्लिम और चंद्रयान को कंपेयर करूं, तो चंद्रयान 3 और स्लिम में यही चीज है
कि चंद्रयान 3 ने डायरेक्ट रूट लिया था मून को, लेकिन स्लिम थोड़ा सा टाइम लेगा, फ्यूल एफिशिएंट रूट यहाँ पे अपनाएगा। ठीक है, तो स्लिम जो है वो यहाँ पर एनर्जी को कंजर्व करते हुए लूनार मिशन अपना कंप्लीट करेगा। तो इस पूरे से इंडिया क्या सीख सकता है, क्योंकि चंद्रयान 4 भी हम कभी से लॉन्च करेंगे, तो इससे हम देख सकते हैं। देखो, जो भी इनका रहेगा, जो भी इनका सक्सेस है, फेलियर होता है, इस पूरे का जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, तो वो जेक्सा यहाँ पे पूरा चेक करेगा, और इंडिया के चंद्रयान 4 जैसे मिशन को हम लोग इसी के थ्रू आगे अपना नया रास्ता बना सकते हैं मून के साउथ पोल तक पहुंचने के लिए। ठीक है भाई, तो एक स्लिम मिशन है जापान का, जो कि हमसे कभी ना कभी इस पे कुछ ना कुछ सवाल बन सकते हैं, कुछ भी इसमें से एग्जाम में बन सकता है। ठीक है भाई, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, याद रखिएगा इसकी पूरी फुल फॉर्म है। वैसे तो देखो, ये 2021 तक प्लान था, लेकिन करते करते 2023 में लॉन्च होगा, और ये जो है प्रॉपरली सक्सेसफुल अगर हो जाता है तो ये 5वीं कंट्री बन जाएगी। ठीक है भाई, ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है ये आगे, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 19 जनवरी 2024 को मून पे लैंड हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। इसको जो है, इसके जितने भी यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट में जो भी आइटम्स लगती हैं, उसको बनाने वाली जो है वो कंपनी का नाम है मित्सुबिशी। आपने सुना होगा मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, जिसको मेल्को भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, टोक्यो जापान की कंपनी है, 1921 में बनी थी। मित्सुबिशी के आपने सुने होंगे रेफ्रिजरेटर्स, टीवीज आते हैं। ठीक है, तो इसकी जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं वो यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट के, वो मित्सुबिशी ने सप्लाई है। मिशन की जो पूरी ड्यूरेशन रहेगी वो 116 दिन तक रहेगी, और जो लॉन्च जहां से किया गया है जापान में, वो जापान का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़े एरिया में, जिसका नाम है तांगेशिमा स्पेस सेंटर, जो कि जापान का स्पेस सेंटर है। ठीक है, और इस पूरे मिशन में पूरा चेक किया जाएगा। व्हीकल्स काफी सारे इसमें रखे गए हैं, मिशंस रखे गए हैं, काफी सारे ग्रुप्स के साथ कोलैबोरेट करके इस पूरे को तैयार किया गया है। तो इस तरीके से ये पूरा मिशन काफी बड़ा होने वाला है। जैसे अपने इंडिया के लिए हमने पढ़ा, ऐसे ही मैं आपको ये वाला भी बता रही हूँ। ठीक है, अगला लास्ट आता है क्लाइमेट एक्सट्रीम्स एंड माइलस्टोन, क्योंकि 2023 का पूरा वर्ष क्लाइमेट के मामले में बहुत एक्सट्रीम रहा है। क्या रिकॉर्ड तोड़े हैं, क्या चीजें करी हैं, तो इन सब की वजह से हमने क्या क्या अचीव भी करा है, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि अभी COP28 हुआ दुबई में, दुबई इज इन UAE। यहाँ पर पहली बार लॉस एंड डैमेज फंड को एस्टैब्लिश किया गया। 134 कंट्रीज ने यहाँ पर प्लेज ली कि हम फूड इंडस्ट्री और क्लाइमेट के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। लॉस एंड डैमेज फंड मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, साथ ही साथ समर का जो टेम्परेचर था वो बिल्कुल रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा है ना। वो 1.43 डिग्री सेल्सियस वार्मर थे। टाइड भी बहुत ज्यादा थी। टाइड का मतलब क्या होता है, जो ये लहरें ऊपर नीचे होती हैं, ज्वार, वो सब होने लगे। मरीन में हीट वेव्स बढ़ने लगी, 90% से भी ज्यादा वार्म था पिछली बार के टाइम पीरियड में। US की जो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भी इसके बारे में बताया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, और साथ ही साथ मेल्टिंग बहुत ज्यादा हुई। एंटार्क्टिका का जो सी आइस है वो लोवेस्ट एक्सटेंट पे पहुंच गया। ठीक है, NOAA जो है उसके द्वारा भी ये पता चला है। तो मैक्सिमम भी रहा, मिनिमम भी रहा। कार्बन क्राइसिस भी बहुत ज्यादा है। कार्बन क्राइसिस का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशंस है, नया रिकॉर्ड हमने बना दिया पहले से ज्यादा कार्बन एमिशंस करने का। तो वर्ल्ड का पहला फर्स्ट लॉस एंड डैमेज फंड यहाँ पे बनाया गया UAE में, और वर्ल्ड बैंक पूरा देखेगा, पूरा मैनेज करेगा उसको। फूड फॉर थॉट करके बनाया गया। COP28, 134 कंट्रीज ने प्लेज ली कि फूड इंडस्ट्री पे क्या क्लाइमेट का इम्पैक्ट पड़ता है उसको चेक करेंगे। और वॉट एवर द फूड वी आर ईटिंग, फार्मर्स के ऊपर ये सब स्टेप्स लिए गए।
लो कार्बन प्रैक्टिसेस अपनाने की कोशिश की गई। साथ ही साथ इस पूरे में COP28 में ग्लोबल स्टॉकटेल जैसी चीज भी आई थी, जिसमें हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल्स की जो यूजेज है इसको कम करने पे डिपेंड करा था। ठीक है, लो कार्बन प्रैक्टिसेस हो गई। सबसे ज्यादा जो एमिट करते हैं USA, चाइना, यूरोपियन यूनियन। इन्होंने अनाउंस किया कि हम 2050 तक आते आते नेट जीरो तक लेके आएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे में इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, कार्बन की चीजें वो सब अपनाएंगे। ठीक है, रिडक्शन प्लेजेस लेके आएंगे, नेशनल एक्शन प्लान तैयार करेंगे। इंडिया ने भी अपना क्लाइमेटिक रेजिलियंस डेवलप करा है। ठीक है, हमने भी ग्रीन हाइड्रोजन, नेशनल सोलर मिशन, वन सन वन ग्रिड, पब्लिक अवेयरनेस, ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंट्रोड्यूस होना, ये सारी चीजें हम लोगों ने भी करी है। तो ये सब माइलस्टोन्स, क्राइसिस चाहे भले ही आया है पर माइलस्टोन्स भी अचीव किए गए हैं, क्योंकि क्राइसिस ही माइलस्टोन को लेकर के आता है। राइट, चलिए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपको पता है हमेशा हम दो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे इस बार का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है अग्नि के ऊपर। नाउ व्हाट इज अग्नि? अग्नि इज आयुर्वेदा ज्ञान निपुण्य इनिशिएटिव। तो ये जो पूरा एक इनिशिएटिव है, ये आयुर्वेदा प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया था, जो कि आयुर्वेदा की प्रैक्टिशनर्स को एक प्लेटफॉर्म देगा ताकि आयुर्वेद को और प्रमोट किया जा सके। इसे सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस CCRA इसने यहाँ पे स्टार्ट करा है, नाम रखा है इसका अग्नि। जिसमें जो आयुर्वेदा किन किन प्रैक्टिसेस में हमें और ज्यादा हेल्प कर सकता है वो सब हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ इसमें आपको पता ही एक मिनिस्ट्री भी है हमारी, आयुष, जिसमें ए का मतलब ही आयुर्वेद होता है, वो यहाँ पे हेल्प करेंगे। तो ये इनिशिएटिव जो है आयुर्वेदा की नवीन प्रथाओं और अनुभवों को हेल्प करेगा। आयुर्वेदा ज्ञान निपुण्य इनिशिएटिव, जिसमें जो भी ऐसे लोग हैं जो आयुर्वेदा की जानकारी रखते हैं वो CCRAS की वेबसाइट पे जा करके अपनी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। राइट, तो इसमें 5 लाख प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि आयुर्वेदा के लिए काम करते हैं, तो उन सबको भी यहाँ पे पूरा अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो ये अग्नि इनिशिएटिव है, आयुर्वेदा से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा ये वाला था, याद रखिएगा, ये आप पढ़ सकते हो। CCRAS ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत इसको लॉन्च किया है, जिसमें एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। जो भी प्रैक्टिशनर्स होंगे वो यहाँ पर डेटाबेस कराएंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको आगे रिसर्च करने के लिए पूरा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, ताकि नए तरीके से जो है अग्नि इसमें, या फिर आप कह लो कि आयुर्वेदा में क्या नई प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, उसके ऊपर पूरा एक स्टेटमेंट तैयार की जाएगी। राइट, आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है अमाइलियोडोसिस। अमाइलियोडोसिस जो है एक तरीके से डिजीज है, जो कि अमाइलिड एमिलॉइड प्रोटीन्स जो हैं उनकी वजह से डेवलप होता है, और ये रेयर डिजीज में काउंट होता है, जो कि हार्ट, किडनी, लिवर, इन सब में जो है आपको सबसे ज्यादा दिक्कत या समस्या दे सकता है। ये एक रेयर डिजीज है। जब एमोइलिड करके जो है, एमिलॉइड भी पढ़ते हैं इसको, एमिलॉइड जो है वो ऑर्गन्स में एक प्रोटीन जम जाता है, और उसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये रेयर डिजीज में काउंट होता है। ठीक है, और वो डिजीज होने की वजह से आपका वो जो ऑर्गन होगा वो काम नहीं कर सकता। हार्ट, किडनी, लिवर, नर्वस सिस्टम, डाइजेशन, कहीं पर भी ये हो सकता है। इसको प्रॉपर, इसके लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इसमें स्ट्रॉन्ग ड्रग्स होते हैं, कीमोथेरेपी दी जाती है, और एमाइलॉइड की प्रोडक्शन को रोकने के लिए मेडिकेशंस, दवाइयां दी जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, हमारी पैर फूलने लगते हैं, हाथ पैर में दिक्कत आ जाती है, डायरिया की दिक्कत आ जाती है, टंग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक तरीके से ऐसी समस्या कहलाती है। आप देख सकते हो इधर फर्स्ट स्टेटमेंट, एमेलॉइडोसिस एक जो है कैसी कंडीशन है जिसमें एमोलॉइड प्रोटीन जो है वो जम जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो गुर्दे हैं, अ, हृदय है, इन सब में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स होता है। ठीक है, ये बॉडी में खुद से ही बनता है। बाकी तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन साइंस के जो साइंटिस्ट हैं वो इसके ऊपर चेक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर कैसे 2D लेयर प्रोटीन को लगाया जा सकता है। राइट, आज का हमारा क्वेश्चन है कि भाई जो पूरा इजराइल और फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है,
उसमें इस पूरे में चाइल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब कि बच्चों पे इस पूरे जितना भी कॉन्फ्लिक्ट में दिक्कतें आई हैं, जो भी हुआ है, तो चिल्ड्रन ने भी बहुत सफर किया। वहां पे बॉम्ब शूट हुए, टारगेटिंग हुए, स्कूल्स पे खूब टारगेट किया गया, तो उनको भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई है। तो वहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो पहुंची हैं वहां पर, उन्होंने पूरा यहाँ पर बच्चों के लिए एफर्ट्स करे हैं यहाँ पर। तो वायलेंस अगर ये कंटिन्यू रहा तो ये प्रॉब्लम्स बहुत होने लगती हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लस इन सब ऐसी चीजों में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इस पे क्या स्टेप लेती है, आपको ये बताना है। ठीक है, सबसे बड़ा काम इंटरनेशनली यूनिसेफ का होता है, क्योंकि यूनिसेफ इज टोटली डेडिकेटेड टू दी चिल्ड्रन कम्युनिटी को ही डेडिकेटेड होती है। ठीक है, तो वही सारे मेजर्स को देखती है, पूरा चेक करती है। चाइल्ड इज अ चाइल्ड, द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड एट ऑल टाइम्स, ऐसा यूनिसेफ का कहना है। तो कॉन्फ्लिक्ट में हर 15 मिनट में ऐसा कहा जा रहा था कि जब बॉम्बिंग्स हुई थी तो हर 15 मिनट में एक बच्चे की जान जा रही। ये फलस्तीन के एनजीओ ने पूरा बताया है। 100 से भी ज्यादा बच्चों की डेथ स्टार्टिंग में ही नोट कर दी गई थी। तो इस तरीके से इतने असॉल्ट में यहाँ पर आपको यूनिसेफ का रोल समझाना है, और इस सब का हमारे चाइल्ड की मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो बताना है। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है चिल्ड्रन की मेंटल हेल्थ पे। थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन को प्रॉब्लम होती है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह, उनका फिजिकली प्रॉब्लम हो जाती है, एंजाइटी बढ़ जाती है, और बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में हो जाती है, वल्नरेबल, राइट। इस समय ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जरूरत पड़ती है, बच्चों को इस जगह से बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है, वहां पे वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सब प्रोवाइड कराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, मेडिकल सप्लाईज, फ्यूल, फूड, ये सब की जरूरत वहां पे बनती जाती है। क्लियर हुआ सभी लोगों को यहाँ तक? तो ये था हमारा आज का कंप्लीट आर्टिकल। आप सभी को दोबारा से हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन इस न्यू ईयर में एक नया प्लेज लो कि डेली के डेली करंट अफेयर्स फॉलो करोगे। ऐसा नहीं कि आज फॉलो कर लिया और फिर अगले दिन से वही वापस शुरू हो गया, कुछ नहीं पढ़ रहे हो। फॉलो योर करंट अफेयर्स रिलीजियसली। डेली वीडियोस आएंगे, डेली आपने नोट्स बनाने हैं, कुछ भी लीव नहीं करना, क्योंकि वॉट एवर यू विल लीव ना, वो आप ही को आगे चल के हार्म करेगा। आप ही को कॉन्सेप्ट जो है वो समझने में मुश्किल हो जाएगी। तो जो भी आप में से तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई हम 1 तारीख से पढ़ना शुरू करेंगे, तो पढ़ लो। ठीक है, मुहूर्त मत निकालो कि इस तारीख को पढ़ेंगे या उस तारीख को पढ़ेंगे। पढ़ना सभी व्यक्तियों को है, हर एक को। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो कंप्लीट करो। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।